गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो बात की गई है वही कोविड-19 के बारे में, और नेक्स्ट जो बात की गई है वो जेम पोर्टल के बारे में बात की गई है, देश देशांतर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बात की गई है वो द बिग पिक्चर के अंदर इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में, और नेक्स्ट साइंस मॉनिटर आता है तो साइंस मॉनिटर का साइंस मॉनिटर का एक दो आर्टिकल देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास साइंस मॉनिटर के अंदर, यहाँ पर पहली न्यूज़ इसरो और नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ये दोनों मिलकर इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, कहने का मतलब ये है इंडियन स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब एंट्री मार सकता है, कोई सैटेलाइट बना सकता है या कुछ भी बना सकता है, और गवर्नमेंट तो छोड़ो, इसरो को एक हेल्प कर सकता है साइड से। जिस तरह से आपको याद है स्पेस एक्स यूएसए का एक है जो प्राइवेट कंपनी है और एलन मस्क की कंपनी है, और यूएसए के नासा के साथ टाई अप करके बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री आप कह सकते हो हमारे स्पेस के सेक्टर में एक अच्छा कदम, यहाँ पर निजी कंपनियाँ वगैरह भी आ सकती है और वर्क कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आईलैब एक वैन बनाया गया है। वैन मतलब मोबाइल वैन होगा, गाड़ी होगा, मतलब ट्रक होगा। इसके अंदर 25 लोगों के टेस्ट करने की, कोविड के टेस्ट करने की क्षमता होगी। तो एक अच्छा पहल गांव के दूर दराज में जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं उन लोगों को आसानी होगी। आईलैब यहाँ पर देखो, रैपिड रिस्पांस मोबाइल लेबोरेटरी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल लिंटीमेट। ये लिंटीमेट एक कंप्यूटर का एल्गोरिथम है जिसकी सहायता से सेल्स को समझा जा सकता है, सेल्स को। तो एक अच्छा इनोवेशन। तो आईलेट क्या है, बस इतना ध्यान रखना है आपको किस चीज़ से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जेम पोर्टल के बारे में बात की गई है कि कौन सा प्रोडक्ट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है, मतलब मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया को छोड़ो, कोई कंपनी है बहुत बड़ी, उसमें वो कितना प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है और कौन सा प्रोडक्ट बाहरी है। तो इसको इंक्लूसिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा बताना। जैसे 3,60,000 के लोग कंपनी के आसपास इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया। अब रजिस्टर्ड किया तो बड़ी कंपनी जो है अपने आप को तो बता सकती है कि हमारा इतना सामान इंडिया का है, इतना सामान बाहर का है। क्योंकि कोई भी, जैसे कार है तो कार का टायर कहीं और बनता है, कार का ब्रेक शू कहीं और बनता है, कार के मशीन्स कहीं और बनते हैं। तो इन सब का बायोडाटा वहाँ पर होता है। हाँ, एक समस्या जो और हो सकती है एमएसएमई सेक्टर के साथ कि एमएसएमई सेक्टर को बताना मुश्किल हो कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है बना हुआ है। 50% से ज़्यादा जिनका भारतीय है उनका योगदान ज़्यादा हो सकता है। 5% जीडीपी, 5% जो जीडीपी है, अगर हम इंडिया के थ्रू मेक इन इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के सहायता से जोड़ दिया तो ये 5% जीडीपी के आसपास हमारा प्रॉफिट कहा जा सकता है। और एक और बात आप आंसर में एज अ वैल्यूबल पॉइंट यूज़ कर सकते हो, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर डिपॉजिट ने अभी कहा है कि चाइना से कोई भी सामान यूज़ किया हुआ, आप ख़रीदा हुआ सामान आप यूज़ नहीं करेंगे। तो और मिनिस्ट्री किया है कि नहीं किया है अभी तक तो नहीं कहा सकता, लेकिन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने किया है। यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, क्या इसके दायरे में अगर इस तरह का भारत स्टेप लेता है तो इंटरनेशनल से आवाज़ उठेगी? नहीं उठेगी। इसका आंसर है नो। क्योंकि WTO में क्या है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट होता है। अगर ये कर लिया WTO में किसी कंट्री ने WTO के साथ, तो वो बॉन्डेड हो जाता है, नहीं कर सकता है। लेकिन भारत इसका सिग्नेटरी है ही नहीं। तो इस तरह से अगर आगे बढ़ा जाए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को, दोनों को समावेश किया जाए तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बन सकता है। और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव कहने का मतलब सामान सस्ता भी हो सकता है। और वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इंडिया प्लस रसिया, मतलब रसिया के साथ रिलेशन की बात। पुराना रिलेशन है, हालांकि हमारा रुझान हम अभी यूएसए की तरफ है और भी दूसरे कंट्री की तरफ है, जैसे फ्रांस वगैरह या फिर यूरोप की तरफ। मतलब
इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन में एक ही बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है। जब 70 का दशक दौर था, नेहरू जी का दौर था, 80 का दशक दौर था, तब हमारा रशिया के साथ टाइप, तो रशिया ने दोस्ती निभाता भी था। जो यूनाइटेड नेशन की बात आती थी तो कश्मीर के मुद्दे पे रशिया जो है उसमें यूएसएसआर हुआ करता था और वीटो में हमारी जीत दिलाया करता था, रोका करता था। और आपको पता है जो P5 कंट्री के अंदर अगर एक कंट्री ने भी वीटो कर दिया तो वो नहीं माना जाएगा। रशिया की बात की जाए तो हमारा ट्रस्टेड रिलेशनशिप है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हम वहाँ से देते हैं देते नहीं, हम लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम रशिया हमारे यहाँ बहुत चला रहा है। स्ट्रेटजिक इशू चल रहा है। और ये जो अभी एक्चुअल में हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए हैं, और रशिया जाने का मतलब क्या है, हमारा चाइना से अभी जो है सो जो टेंशन्स है, तनाव है, कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ बातें हैं। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, रिपोर्ट पब्लिश किया और कहा 58% के आसपास जो इंपोर्ट है हमारा आर्म्स का, वो हम रशिया से लेते हैं। तो ये इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट कह सकते हो। और हमारा ब्रह्मपुत्रा मिसाइल हो या फिर डिफेंस कॉरपोरेशन हो, तो एक स्ट्रैटेजिक इशू आप कह सकते हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।